बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ ने कहा था कि मकाम फ़ैज़ कोई राह में जचाही नहीं, जो कोई यार से निकले तो सुईदार चले। फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ ने ये जिस भी तनाज़ुर में कहा था, लेकिन साबिक़ DGI जनाब फ़ैज़ हमीद साहब के साथ भी कुछ ऐसा ही हो गया। एक वक्त था कि वो पाकिस्तान के स्याह व सफ़ेद के मालिक थे और वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद कहा करते थे कि मेरे लिए सारे मामलात वो चला रहे हैं। लेकिन आज वही फ़ैज़ हमीद साहब सलाख़ों के पीछे हैं। ये पाकिस्तान की मिलिट्री की तारीख़ में पहली मर्तबा हुआ है कि किसी लेफ्टिनेंट जनरल और साबिक़ DGI को कोर्ट मार्शल किया जा रहा है। ये वाक़या कितनी अहमियत का हामिल है, इसका फ़ौज के अंदर क्या असर पड़ेगा, इसका हमारी सियासत पे क्या असर पड़ेगा, दीगर इदारों पे क्या असर पड़ेगा, इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए हमने ज़हमत दी है दिफ़ाई तज्ज़िया निगार, एंकर और एनालिस्ट जनाब तलत हुसैन साहब को। तो बहुत शुक्रिया तलत। शुक्रिया जी इनवाइट करने का। सबसे पहले ये तो बताइए कि कितना अहम है और आप कोई तवक्को कर रहे थे कि इस तरह हो सकता है? अहमियत का तो आपने आगाज़ में ख़ुद ही बता दिया कि ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि किसकी हम बात कर रहे हैं और फिर किन किन ओहदों पर वो फायज़ रहा और फिर वो क्या क्या करता रहा और क्या क्या कर सकता था। तो अगर हम तीनों चीज़ों को इकट्ठा करें तो मेरे ख़्याल में ये पाकिस्तान की फ़ौज के अहम तरीन केसेस में से अगर कोई टॉप ऑफ द लाइन केस होगा वो ये होगा एहतसाब का। क्यों हम इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें? इस वजह से फोकस करें कि उनका किया हुआ अब सारा निज़ाम काफ़ी हद तक भुगत रहा है। सियासी निज़ाम भुगत रहा है, मुआशी निज़ाम भुगत रहा है, फ़ौज का अपना निज़ाम भुगत रहा है और जिसका एक अक्स आपको 9 मई की सूरत में नज़र आया। क्योंकि जो इल्ज़ामात हैं उनकी फ़हरिस्त तो बड़ी तवील है, लेकिन जो इल्ज़ामात 9 मई के हवाले से वो बड़े संजीदा हैं और गैर रस्मी तौर पर जो अस्करी ज़राए हैं वो उसको इंडोर्स भी करते हैं। रस्मी तौर पे उस पर कोई बात नहीं कर रहा, कोई मालूमात हमें नहीं बता रहे, चार्जेस क्या फ्रेम करेंगे नहीं बता रहे, ट्रायल कब तक ख़त्म होगा नहीं बता रहे। कुछ हम अपने तज्ज़ियाती तौर पर गैस कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि गैर रस्मी तौर पर जो संजीदा इल्ज़ामात हैं उनके पेश नज़र मेरे ख़्याल में ये सबसे अहम केसेस में से एक केस है। और फिर ये कि हमने भुगता है उस निज़ाम की सख्ती और उस सख्ती की जो रीढ़ की हड्डी है वो इमरान खान और जनरल फैज़ का गठजोड़ सुपरवाइज बाय जनरल बाजवा। मेरे ख़्याल में हमें ज़्यादा अंदाज़ा है कि इसकी अहमियत क्या है। ये तो हैं, लेकिन उन्होंने जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है, जो बाकी चीज़ें की हैं, उसका केस तो उनके ख़िलाफ़ नहीं बन सकता। देखिए, जो ISPR की तरफ से प्रेस रिलीज़ आई, मैं तो उसको एक फ्रेमवर्क के तौर पर लेता हूँ, क्योंकि आपको भी बेहतर पता है कि ISPR की तरफ से जो प्रेस रिलीज़ आती है वो DG ISPR नहीं लिखता। उसका हर कॉमा, हर फुल स्टॉप, हर लफ्ज़ जो है वो सबसे बड़े जो 4 लोग हैं उनमें से घूम के वापस आता है, फिर उसके बाद रिलीज़ किया जाता है। उसके 2 पैराग्राफ्स हैं। पहला पैरा जो है वो तो टॉप सिटी से मुतल्लिक है। तो वो उन्होंने बताया जी कोर्ट ने हमें कहा था, कोर्ट के कहने पर हमने इन्वेस्टिगेट किया और उसमें ये पकड़े गए। दूसरा पैरा जो है वो कुल्ली तौर पर रिटायरमेंट के बाद के वाक़यात हैं। तो जो रिटायरमेंट से पहले उन्होंने टॉप सिटी के अलावा बहुत सारे काम किए, मुझे नहीं लगता उस प्रेस रिलीज़ के पेश नज़र के वो इस तमाम मुद्दे का केस का हिस्सा बनेंगे। मेरा मानना यह है कि टॉप सिटी एक केस होगा, लेकिन असल मामला जो है रिटायरमेंट के बाद के होंगे। वो रिटायरमेंट के बाद के मामला क्या क्या हो सकते हैं? सारे ही हैं। जो हिजान बरपा हुआ, जो फ़ौज के ख़िलाफ़ कैंपेन्स चली, जो 9 मई के वाक़े के ज़रिए ना सिर्फ फ़ौज को शर्मिंदा, देखें इसमें हम अमूमन एम्बेरसमेंट वाला एंगल जो है ना 9 मई के हवाले से नहीं देखते। ये बहुत एम्बेरसिंग किसी भी कमांड के लिए हो सकता है कि उनके इतने अहम टारगेट्स इस तरीके से उसका निशाना बनाया जाए। ये नहीं कि निशाना बनते नहीं हैं। अगर पेंटागन निशाना बन सकता है, CIA के ऑफिसर्स निशाना बन सकते हैं, तो सब कुछ निशाना बन सकता है। लेकिन ये एक एम्बेरसमेंट क्रिएट करने की कोशिश की। फिर ये मकसद नहीं था कि आपने जलाओ घराव करना है। मकसद ये था कि एम्बेरसमेंट क्रिएट की जाए और एक अंदरूनी तौर पर ये आर्गूमेंट डेवलप करवाया जाए कि जी रहने दें, मतलब ये आपको छोड़ देना चाहिए। तो एक म्यूटनी जो है वो बनाते हुए आपको नज़र आते हैं। सिर्फ कोर कमांडर के घर में नहीं घुसना था और फिर ये भी बताना था कि हमारी ताकत और पहुंच क्या है। अगर आप इन 3 चीज़ों का अहाता करें तो ये बहुत ही संजीदा केस है। और फिर मुसलसल राब्ते में रहना उन लोगों के साथ जो दिन रात फ़ौज की धुनाई करते हैं, जो जजेस के साथ राब्ते में रहते हैं,
जो वकला के साथ राब्ते में रहते हैं, जो ट्रोल्स के साथ राब्ते में रहते हैं, और फिर वो लोग जो ट्रांसनेशनल ट्रोलिंग और ह्यूमिलिएशन में मुलव्वस हैं, मसलन जुल्फ़ी बुखारी जैसे जो लोग हैं। आपको पता है कि जनरल फैज़ और जुल्फ़ी बुखारी के दरमियान में से हवा भी नहीं गुजरती थी, कितने वो करीब थे। तो जब वो कैंपेन रन करते हैं, कभी ब्रसल्स जा रहे हैं, कभी कांग्रेस में कैंपेन करवा रहे हैं, कभी बरतानिया में कैंपेन करवा रहे हैं, तो बड़े संजीदा चार्जेस हैं जी। और उनके साथ फैज़ साहब राब्ते में थे। जो शुनीद है वो यही है कि फैज़ साहब राब्ते में थे, उनका मशवरा था। मुझे एक सर्विंग अस्करी एक्सपर्ट ने बताया कि 9 मई के हवाले से, और मैंने कभी ज़ाविये से उस चीज़ को देखा नहीं था, उन्होंने बताया जी कि अगर पाकिस्तान की मुनज़्ज़म फ़ौज को भी बताया जाए कि एक ऐसे इलाके में जो उनका जाना पहचाना इलाका है, आप 103 टारगेट्स 4 घंटे के अंदर हिट करें तो हमारे लिए बड़ा दर्द-ए-सर होगा। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि टारगेट सिलेक्शन में कितनी एफर्ट गई होगी, डिप्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज में कितनी एफर्ट की गई होगी, नेटवर्किंग ऑफ कम्युनिकेशन में कोई एक काम थोड़ी होता है। साफ़ी साहब आप बेहतर समझते हैं। तो ये अकेले तो काम नहीं है। जो एक इनफॉर्मल जनरल हेडक्वार्टर बनाया हुआ था शुनीद, ये है जिसके ज़रिए तमाम कैंपेन चलाई जा रही है। ये प्रेस रिलीज़ में आखिर में बात है कि रिटायरमेंट के बाद उन्होंने वायलेशन की है, तो आपका तज्जिया क्या है या इन्फॉर्मेशन क्या है? क्योंकि अभी तक फ़ौज ने उसके बारे में वाज़े तौर पर नहीं बताया है कि किस तरह की वायलेशन उन्होंने की है। उसका इशारा ये 9 मई की तरफ है या कुछ और है? उसमें मुतअद्दिद वायलेशंस का जिक्र है, सिर्फ वायलेशन, मुतअद्दिद बार वायलेशंस का जिक्र है। और जो तहकीक है, तहकीक करने के बाद, ये वायलेशंस इस्टेब्लिश करने के बाद ये प्रेस गिरफ्तारी हुई और प्रोसीडिंग शुरू हुई और प्रेस रिलीज़ जारी की गई। जनरल फैज़ इस्लामाबाद के होटलों में 3-4 दिन पहले गिरफ्तारी से घूमते फिरते हुए देखे गए। एक शादी में भी उन्होंने शिरकत की। उन्होंने अपना नंबर भी तब्दील किया और उन्होंने लोगों को नंबर भी अपना डिस्ट्रीब्यूट किया। वो लोगों से राब्ते में भी थे। तो उसके पेश नज़र मुझे लगता है उनको पता नहीं था कि हो क्या रहा है, लेकिन फ़ौज को पता था कि उन्होंने क्या करना है और किस तरीके से करना है। तो जो रेंज ऑफ वायलेशंस हैं, नंबर 1, इस पे तो हम इत्तफाक करते हैं कि वो सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। इजाफा करूँ, रिटायरमेंट के बाद उन्होंने 3 मरतबा नंबर तब्दील किए। 3 मरतबा नंबर तब्दील किया। हाँ। लेकिन नंबर कितने भी आप तब्दील करें कि जो 2 नंबरी का इल्ज़ाम है वो तो तब्दील नहीं होगा। तो एक तो हम इस पे इत्तफाक कर लेते हैं क्योंकि मुतअद्दिद वायलेशंस का जिक्र है, तो एक नहीं है। अगर एक वायलेशन नहीं है तो उसकी नौइयत मुख्तलिफ होगी, जिससे हम ये नतीजा अखज़ करते हैं कि जो मुख्तलिफ शिकें हैं आर्मी एक्ट की, उसकी मुख्तलिफ किस्म की इन्वेस्टिगेशंस, मुख्तलिफ किस्म के मुकदमात लगेंगे। और मुझे ये बताया गया कि जिस तरीके से फ़ौज ने इसकी पकड़ की, आपको पता है कि जिस ख़बर के ऊपर उन्होंने एम्फसाइज़ नहीं करना होता तो वो उसको इनफॉर्मली भी इंडोर्स नहीं करते। इस ख़बर को किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, इसके ऊपर तज्जिए को किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, और तो और एक्स ने भी काम करना शुरू कर दिया। व्हाट्सएप जो है वो भी मुतहर्रक हो गया, यानी उसके ऊपर जो थोड़ी बहुत कदगन लगी हुई थी। तो मुझे लगता है कि जब आप इतनी हाइप डेवलप कर लेते हैं और ये जानते हुए कि मौजूदा क़यादत का माइंडसेट क्या है, जब उन्होंने कर दिया तो इसको हतमी नतीजे पे लेके जाएंगे। तो संजीदा चार्जेस होंगे, मुतअद्दिद चार्जेस होंगे, हमें वो रिलीज़ नहीं करेंगे, मालूमात नहीं मिलेंगी, लेकिन ये लाइट सेंटेंसेस का मामला नहीं, यानी ये PR का मामला नहीं है कि जब हमने पकड़ लिया आप देखा ना हमारी अकाउंटेबिलिटी, नहीं। कब तक एक्सपेक्टेड है कि मंतिकी अंजाम तक पहुँच जाए? देखें, आपने ख़ुद देखा कि फ़ौज का जो मुकदमा है अमूमी तौर पर सिविलियन कोर्ट्स के हवाले से, वो यही है ना जी, बार बार कि इसके अंदर केस आके लटक जाता है, इसके अंदर प्रोसिक्यूशन का जो एविडेंस गैदरिंग है वो कमज़ोर है। ये केसेस जो हैं दहशतगर्दी के कब से चलते रहते हैं, आखिर में आके ज़मानतें हो जाती हैं। 3-4 अगर आप जो अदम एतमाद है अमूमी तौर पर कोर्ट सिस्टम का, उसके पेश नज़र आप देखें तो अब मिलिट्री कोर्ट के अंदर वो ये 4 काम नहीं कर सकते। कमज़ोर शवाहिद नहीं हो सकते, नंबर 2 उसको लटका नहीं सकते, नंबर 3 खामखा का डिले नहीं होगा, और नंबर 4 जो उन्होंने केस बनाया है उसको मुकम्मल तौर पर आयरन क्लैड करना होगा, क्योंकि बाद में कोर्ट ऑफ अपील भी मौजूद है, जो हाई कोर्ट भी है और सुप्रीम कोर्ट भी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा लिंगर करेगा बेस्ड ऑन दिस, प्रॉब्ली 5-6 मंथ्स मैक्स।
कुछ हाजिर सर्विस लोग भी इस दौरान उनके साथ मुलविस रहे इन एक्टिविटीज़ में? शुनीद, यही है कि जी अंदरूनी तौर पर उन्हें राब्ते करने की कोशिश की, लेकिन जो अस्करी ज़राए हैं वो इसके ऊपर कमेंट नहीं करते, क्योंकि वो कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता ये लोग पकड़े जाएंगे। जिससे मुराद ये कि आहिस्ता आहिस्ता वो ख़बर रिलीज़ करेंगे आप तक और हम तक और नाजरीन तक, लेकिन पकड़े वो पहले जाएंगे। आई विल बी वेरी सरप्राइज। देखिए, जब आप इतनी ताकतवर पोजीशन में रहते हैं और आपको आशीर्वाद होती है हर तरह की, तो फिर आप अपने इदारे के अंदर अपना नेटवर्क बना लेते हैं। और बाज़ जगहों पर नेटवर्क इस जोम में भी मुब्तला होता है जी कि अगर यूनिफॉर्म में तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन वैसे किसी तरीके से वापस आ सकते हैं, सदर बन सकते हैं, इनका मनपसंद का आदमी जो है वज़ीर आज़म बन सकता है, इमरान खान बाहर आ सकता है। तो आई विल बी सरप्राइज कि अगर ना हो, लेकिन मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहता। ये तो तज्जियाती तौर पर हम बात करें कि ये दिल को भाएगी नहीं बात कि सिर्फ रिटायर्ड लोगों का ही नेटवर्क। इस हवाले से आपका क्या तज्जिया है? जितनी इन्फॉर्मेशन है इसकी बुनियाद पे आप ख़ुद इस पे कन्विंस है कि 9 मई में जनरल फैज़ और इमरान खान का हाथ था? देखें, जो मवाफ़िक माहौल बनाया वो तो अब उसके लिए आपको कोई तहकीकाती जर्नलिज़म करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए सिर्फ इमरान खान के जो बयानात हैं जब से वो ताकत से निकले, उसके बाद उन्होंने वो साइफ़र नुमा कागज़ घुमाया और उसके बाद फिर चल सो चल। तो जो मवाफ़िक माहौल है कि जी फ़ौज है, ये क़यादत है, ये मीर जाफ़र हैं, ये मीर सादिक हैं, ये गद्दार हैं, ये अमेरिका के पिट्ठू हैं, ये तमाम बयानियाँ जो एंगर जिस तरीके से बिल्डअप करवाया गया, तो इमरान खान तो 9 मई के बिल्डअप से, मुकदमात में मैं नहीं जाता, वो सब जुडिस हैं, लेकिन बिल्डअप से आप जान नहीं छुड़ा सकते, नंबर 1। नंबर 2, ये जानते हुए कि जनरल फैज़ कितने करीब रहे इमरान खान के। एक ख़बर यह भी है कि जनरल फैज़ ने इमरान खान की जो नॉर्मल सर्वेलेंस होती है प्राइम मिनिस्टर की, सिक्योरिटी के लिए की जाती है, उसको भी उन्होंने रुकवा दिया था। और जो बनी गला के और प्राइम मिनिस्टर हाउस के मामलात थे अपने लिए, अपने करीबी लोगों के लिए, वो उन्होंने फिर अफराद की जासूसी तक महदूद कर दिए थे। और उनमें से बाज़ अफराद ऐसे हैं जो इमरान खान का ख्याल है कि उनसे ज़्यादा उनके करीब नहीं हैं, वो अफराद भी जाके ख़बरें दिया करते थे। सो जब आप इस हद तक करीब हों तो और इमरान खान के बाहर आने से आपकी अपनी गर्दन बच सकती हो, सो अगेन क्या साराई आपको लगेगी, लेकिन तज्जियाती क्या साराई है ये कि मुझे बड़ी हैरानी होगी कि अगर 9 मई में मुलव्वस हैं तो सिर्फ इमरान खान ही मुलव्वस है। ये जो कहा जा रहा है कि रिटायरमेंट के बाद भी पार्टी के बहुत सारे मामलात में फैज़ साहब दखील थे, तो वो इमरान खान वगैरह से रब्ता किस तरह करते थे? बीच में बहुत से लोग मौजूद हैं। इमरान खान से रब्ता करने के ज़राए वकला हैं, इमरान खान से रब्ता करने के ज़राए उनकी हमशीराएँ हैं, इमरान खान से रब्ता करने के ज़राए वो जेल के चौकीदार हैं जो किसी भी दर्जे के ऊपर फायज हो सकते हैं। लेकिन ये भी ज़हन में रखिएगा कि जनरल फैज़ और इमरान खान, जनरल फैज़ इमरान खान की हिदायत पर काम नहीं करते थे। आपको ख़ुद पता है कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म भी थे तो उनके बिहाफ पर काम करते थे। आउटसोर्स किया हुआ था ना इमरान खान ने। बिल को पास करवाना है तो जनरल फैज़ के हवाले, किसी पार्टी को फारिग करवाना है तो जनरल फैज़ के हवाले, चैनल बंद करवाने हैं तो फैज़ के हवाले। बाज़ औकात पुराने DGI SPR वो भी इसके अंदर आ जाते थे। लेकिन इमरान की हिदायत ज़रूरी नहीं है, ये समझने की ज़रूरत है कि जनरल फैज़ वॉज प्रैक्टिकली द बैकबोन ऑफ PTI, सो इंडिपेंडेंटली भी काम कर रहे होंगे। तो रिटायरमेंट के बाद भी उनको ये हैसियत हासिल थी? ज़ाहिर है रिटायरमेंट के बाद तो आपको पता है उनके पास लोग बहुत सारे जाते रहे, ये समझते हुए कि उनके पास तरियाक है उस तमाम जहर का जो इमरान खान को ज़बरदस्ती पिलाया जा रहा है, यानी सज़ा का, यानी एहतसाब का। तो बहुत से लोग उनके साथ राब्ते में थे। ये तो आप PTI की बात करते हैं, अब ज़ाहिर है आप एंकर हैं तो आप अपनी मालूमात शेयर नहीं कर सकते, लेकिन आपको पता है कि 40-50% पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग भी जनरल फैज़ के उस नेटवर्क में थे जिसने 9 मई किया, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन उस नेटवर्क में मौजूद थे। उन्होंने लोगों को ग्रूम किया, उनको लॉन्च किया, उनको ओहदे दिए, उनको जगह बनवाई। तभी चंद एक लोग आज जो हैं, जिसको मैं कहता हूँ दी फैज़ एंड बाजवा ब्रिगेड ऑफ PMLN, वो आजकल तुले हुए हैं कि चले अगर जनरल फैज़ पकड़े गए तो जनरल बाजवा को तो बचाएं किसी तरीके से। सो आई थिंक जनरल फैज़ पॉलिटिक्स के अंदर इतना घिर गए थे
कि उनके लिए निकलना मुमकिन नहीं। नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक, वापस आएंगे तो जरगे के सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद आपको जिरगे में। आज के जिरगे में हमारे साथ है जनाब तलत हुसैन साहब। तलत हुसैन साहब, जनरल फैज़ के एक चीज़ से उसके मुखालिफ भी इख्तलाफ नहीं कर सकते, वो ये कि वो हद दर्जा ज़हीन आदमी थे और मुतहर्रिक आदमी थे, बेइंतहा काम करने वाले आदमी थे। तो पाकिस्तानी फ़ौज के बारे में तो ये आम जैसे लेमैन भी ये बताता है कि उसके अंदर बगावत कराना ये अगर नामुमकिनात में तो नहीं तो मुश्किल तरीन काम है। तो अगर इमरान ख़ान साहब या कोई और कर रहा था या इस तरह का सोच रहा था कि फ़ौज के अंदर बगावत हो जाएगी, तो वो तो फिर भी उसका कोई तुक बनता है कि चलो उन्होंने कर दिया। तो ये फैज़ साहब जैसे बंदे ने ये कैसे सोचा कि वो फ़ौज के अंदर बगावत करा देंगे? बहुत से अक्लमंद लोग जो है ना वो बहुत ही अजीब व गरीब हरकतें करते हुए अक्सर पकड़े जाते। तो और जब आपने इतनी ताकत देखी हो और मुसलसल कामयाबियां अपनी तरफ से देखी हों कि मैंने जिस चीज़ को हाथ लगाया उसको मैंने तब्दील कर दिया, तो फिर आप इस जोम में मुब्तला हो जाते हैं कि भाई यूनिफॉर्म की मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे पास एक पॉलिटिकल मोमेंटम मौजूद है, सड़क गर्म है, इमरान खान की उठान है, मैं ये काम करवा सकता हूँ। आई एम एस्यूमिंग, मेरे पास मालूमात नहीं है, आई एम एस्यूमिंग कि किसी बंदे का ज़हीन होना या इंतहाई होशियार होना कोई ज़मानत नहीं है कि वो बहुत बड़े घामड़पन का मुजाहरा नहीं करेगा। बहुत सारे लोग, और मेरे ख्याल में माजी में अगर आप देखें तो जनरल हमीद गुल प्रॉब्ली वुड फॉल इनटू दैट कैटेगरी, जिनका ख्याल था कि यूनिफॉर्म से निकलने के बाद भी मैं ताकतवर हूँ, और उन्होंने उस माहौल के अंदर अफगान वॉर के हवाले से अपना एक नीश बनाया। लेकिन ये समझाना बहुत मुश्किल होता है कि आपकी ताकत असल में यूनिफॉर्म है। वंस यू आर आउट ऑफ दैट यूनिफॉर्म, फ्रैंकली आप वो नहीं रहे जो आप पहले थे। ये टर्न अराउंड करना साफी साहब आपको पता बहुत मुश्किल है, लोग समझते नहीं। लेकिन अभी तक पाकिस्तान की तारीख़ में कभी ये नहीं हुआ। देखे किसी ने IGI बनाई, किसी ने क्या कर दिया, किसी ने धरने करवाए, किसी ने कुछ और कर दिया, लेकिन किसी के ख़िलाफ़ डिसिप्लिन की कार्रवाई नहीं हुई, डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की कार्रवाई नहीं हुई। ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा हुआ कि लेफ्टिनेंट जनरल के लेवल का और साबिक DG ISI का कोर्ट मार्शल किया जा रहा है और मीडिया में उनसे मुतालिक इस तरह की बातें की जा रही हैं। फ़ौज में इस इक़दाम को किस तरह लिया जाएगा? देखिए, जो तसलसल है साफी साहब, प्रेस रिलीज़ ने तो सिर्फ टॉप सिटी का जिक्र किया ना, लेकिन इससे मुराद ये नहीं है कि सिर्फ टॉप सिटी का ही मामला है। प्रेस रिलीज़ में तो उन्होंने महदूद कर दिया। आपको पता है ये तसलसल है। कुर्बत कितनी थी इमरान खान की कि वो इनकमिंग आर्मी चीफ, उनसे सींग लड़ाएं, जो मेरिट पे आ रहे हैं, नंबर 1 पे हैं, उनसे सींग लड़ा बैठे। जो आउट गोइंग आर्मी चीफ है, जो उनका बेनिफैक्टर रहा है, उसको टकरे मार रहे हैं, और जो न्यूली अपॉइंटेड ISI चीफ है उसको भी रगेद रहे हैं। सो यू कैन ओनली अंडरस्टैंड कि जनरल फैज़ की कितनी ताकत होगी, इमरान खान या कितनी उनको ज़रूरत होगी एक दूसरे की, कि आप एक बंदे से टक्कर नहीं ले रहे हैं, आपने पूरे इंस्टीट्यूशन और निज़ाम से टक्कर ले ली है। जिससे मुराद बुनियादी तौर पर यह है कि ख्याल उनका ये होगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरे पास अब पॉलिटिकल सपोर्ट मौजूद है, और ये मफरूज़ा कि मेरे साथ लोग अंदर से भी मौजूद हैं। मेरे ख़्याल में उनको मालूमात भी होंगी, और लोग फिर आपको पता है पकड़े भी गए, उनको अपनी रिटायरमेंट की एज से पहले जाना भी पड़ा। लाहौर के कोर कमांडर के साथ क्या हुआ हमारे सामने है, ऐसे तो नहीं हमले हो जाते। तो मेरे ख्याल में कई और अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई जी बिल्कुल हुई है। तो ये देयर वाज अ वास्ट नेटवर्क। मेरे ख्याल में ही थॉट के इस वास्ट नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए मैं बहुत सारे ऐसे काम कर गुजरूंगा जो आज से पहले किसी ने नहीं किए। जुडिशरी के कुछ लोग भी, वो भी इस दायरे में आ सकते हैं, वो भी इस नेटवर्क का हिस्सा थे। जी बिल्कुल। और ये दोबारा से आपको उन दिनों में जाना होगा जब वो ऑल पावरफुल थे। आपको याद होगा कि जब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के मामले को जस्टिस कोसा ने टेकअप किया कोर्ट में, और चंद दिन तो नहीं, खैर चंद घंटे, 36 घंटे तो यूँ लगा कि जैसे जस्टिस साहब जो हैं उन्होंने रीढ़ की हड्डी उगा ली है और अब एक्सटेंशन के ऊपर उन्होंने पाँव रख देना है। लेकिन आपको भी पता है और मुझे भी पता है
और जनरल बाजवा को भी पता है, जनरल फैज़ को भी पता है कि जनरल खोसा को फिर कॉल किसने की थी और कैसे उनको टर्न अराउंड करवाया था। तो ये तो एक एपिसोड है कि जुडिशरी से किस लेवल पर वो इंगेज कर रहे थे। जनरल खोसा को कहा गया था कि क्या आप चाहते हैं कि जनरल मुशर्रफ के दौर की फ़ौज वापस आ जाए, अगर नहीं चाहते तो बराए मेहरबानी एक्सटेंशन के मामले के ऊपर रफड़ ना डालें। इससे पहले साकिब निसार की जो कुर्बत थी वो भी आपको पता है। तो जब आपने इतने अरसे से लोअर जुडिशरी से लेकर टॉप जुडिशरी तक इंगेज किया हो तो कहीं ना कहीं दोस्त तो होंगे ना फिर आपके बैठे हुए, और वो इस अमल में आपके साथ होंगे। जिस तरह ज़मानतें हुई, जिस तरीके से 9 मई को डी एम्फसाइज किया गया, मैं बिल्कुल 9 मई के बारे में जो ऑफिशियल बयानिया है हतमी तौर पे उससे इत्तफाक ना भी करूं, लेकिन जो मेरे सामने शवाहिद हैं वो इनकंट्रोवर्टेबल हैं। जब आपको नज़र आ रहा है कि वाक़यात क्या हैं, जब आपको नज़र आ रहा है कि इसको चलाने वाले कौन हैं, तो फिर हमें ज़रा वैसे ही रिपोर्ट करना होगा। तो 9 मई को जिस तरह कोर्ट्स ने रगेदने की कोशिश की, जिस तरीके से एक रेड कारपेट दिया गया उन लोगों को जो किसी और मुल्क में इसका आधा भी करते तो उनका वही हशर होता जो बरतानिया में उनका हशर हो रहा है या अमेरिका में हशर हो रहा है। सो आई विल नॉट रूल इट आउट। सो लेकिन इशू इज़ कि क्या इस ट्रायल के अंदर इतने लोग आप लाना चाहेंगे कि ट्रायल बहुत डिले हो जाए? मेरा मानना ये है कि इसको नैरो और सिग्निफिकेंट लोगों तक महदूद रखेंगे और इसको इसका हतमी फैसला करेंगे। अगर आपने फैला दी बात ना जी, फिर तो बात बहुत आगे तक चली गई। अच्छा, ये मैसेज बहुत सौ के लिए है, तो पहले फ़ौज के लिए इसमें क्या मैसेज है? कि फ़ौज के अलावा किसी भी रिप्रेजेंटेटिव की कोई ताकत नहीं, इदारा सुप्रीम है, और अगर कोई समझता है कि वो फ़ौज के अहम ओहदे पर तैनात होने के बाद फ़ौज से बड़ा हो गया तो वो अहमकों की जन्नत में रहता है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने काम किया है अगर उसमें आपने आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को अंडरमाइन करने की, ये बहुत बड़ी बात है, अंडरमाइन करने की कोशिश की है, अगर आपने DGISI के अपॉइंटमेंट को डिले करवाने की कोशिश की है, अगर आपने फ़ौज की अपॉइंटमेंट्स के ऊपर अपने ज़ाती मफादात की छाप डालने की कोशिश किया है, एक चीज़ फ़ौज में काबिल कबूल नहीं है कि अगर आप उनकी अपॉइंटमेंट्स प्रमोशंस के ऊपर हाथ रखें और अपने कब्ज़े में लेने की कोशिश। दिस इज़ अ रियल रेड लाइन फॉर देम। सो अगर आप ये तमाम काम करेंगे ना तो आपकी पकड़ हो जाएगी, और हम केयर नहीं करते कि आप DGISI हैं, फॉर्मर को कमांडर हैं, ये कौन है। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था कि सेटिंग और रिटायर्ड फौजियों के लिए इसमें क्या मैसेज है? सबके लिए यही मैसेज है कि आपको जो ऑर्डर दिए जा रहे हैं, एक ही कमांडर है टॉप पे और एक ही कमांड सेंटर है, उसकी जो पॉलिसी है वो आपकी पॉलिसी है। तो भैया आप अपनी पॉलिसी और SOP के मुताबिक चलें। ये जो आपको ज़रा शौक हो जाता है कि जी अगर हम यूँ सोचने लग जाए तो यूँ हो जाएगा, अगर आपने काम करना है तो फ़ौज छोड़ें, सियासत में जाएं। फ़ौज में रह के आप सियासत नहीं कर सकते। और इदारों के लिए क्या मैसेज है? इदारों के लिए बड़ा मैसेज होगा मेरे ख्याल में। जुडिशरी के लिए दे विल बी सेटिंग अ वेरी हाई स्टैंडर्ड। नंबर 1 एविडेंस का स्टैंडर्ड, नंबर 1 इन्वेस्टिगेशन उससे पहले, फिर उसके बाद एविडेंस, फिर प्रोसिक्यूशन और उसके बाद सज़ा। तो ये जो मयार बनाएंगे इस केस को क्लोज़ करने का, तवक्को ये की जाएगी कि फिर दूसरे केसेस सिविलियन कोर्ट्स के अंदर इसके मुताबिक चलने चाहिए। इमरान खान के मिशन पे या उनकी सूरत हाल पे क्या असर पड़ेगा? अब वाक़तन पार्टी उनके पार्टी के लोगों को चलानी होगी। इमरान खान जिस पे तकिया कर रहे थे, जिस नेटवर्क पे तकिया कर रहे थे, वो नेटवर्क तो अब पकड़ा गया। तो ये जो कहते हैं ना इनफॉर्मल इकॉनमी, ये जो इनफॉर्मल रनिंग ऑफ द पार्टी थी वो तो हो गई ख़त्म। अब मेरे ख़्याल में इम्तिहान आएगा कि आपने पार्टी ये तमाम गैर मामूली मदद के बगैर चलानी कैसे है और उसका आपने किबला कैसे दुरुस्त करना। आई थिंक दैट्स अ मैसिव चैलेंज। और इससे ये भी पता चलता है कि अभी तक जो क़ुव्वत थी उस क़ुव्वत में फैज़ साहब और उनके टोले के इस किरदार का भी दखल था। देखिए, ये गिरे हुए का ठुड्डा मारना आसान है, आपको पता है, और हमारा काम नहीं है गिरे हुए का ठुड्डा मारना। हम हक़ाइक़ के ऊपर हमें रहना चाहिए। जो बहुत सारे काम इमरान खान ने किए वो आप जनरल फैज़ के खाते में नहीं डाल सकते, उसकी ज़िम्मेदारी इमरान खान पर डालनी होगी। जो बुशरा, अच्छा एक और किरदार भी जो है इसके अंदर, जो हमें ये मालूमात की हद तक मैं आपको बता रहा हूँ, हमें बताया गया कि आप उनके रोल को भी समझें, उनका रोल भी
इमरान खान या जनरल फैज़ जितना उसकी मरकज़ियत नहीं है, लेकिन इस तमाम मुद्दे में उनका रोल भी बड़ा सिग्निफिकेंट है। तो ऐन मुमकिन है कि जब ये केस खुले तो जो चंद एक लोग पकड़े जाएँ सिविलियन कैटेगरी के अंदर, उसके अंदर बुशरा ख़ुद भी हों। तो ये समझना ज़रूरी है कि इमरान खान ने ख़ुद ये प्लान बनाया था जिसका जोड़ पड़ा जनरल फैज़ के प्लान के साथ, तो मिलकर उन्होंने, ये एक साझा प्रोजेक्ट था, ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिसको कहते हैं उस किस्म का प्रोजेक्ट था। तो इमरान खान ने जो किया तो वो आप उनके खाते नहीं डाल सकते। उन्होंने खैर खुद बड़े काम किए हैं जिसकी पकड़ तो होने वाली है। अच्छा, आप फ़ौज के मामलात को बहुत अरसे से बहुत करीब से देख रहे हैं, इसकी मिनिमम सज़ा क्या हो सकती है और मैक्सिमम सज़ा क्या हो सकती है? चार्ज पर डिपेंड करेगा साहब साहब। अगर आप आर्मी एक्ट को देखें तो पता नहीं जो अनअमेंडेड है कोई 102 के करीब, तो उसके अंदर मेरे ख्याल में उसके पेजेस हैं और उसके 60-70 के करीब चार्जेस हैं जो 2 महीने से लेके तो सज़ाए मौत तक है। सो अगर आप पूरा स्पेक्ट्रम देखें तो उम्र कैद, सज़ाए मौत, 2 महीने प्रिविलेजेस की वापसी। बाज़ लोगों का ख्याल था कि जब ये शुरू हुआ और आपने और मैंने भी इसके ऊपर सोचा होगा, आपने सोचा, मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि यार लगता ये है कि बस प्रिविलेजेस वापस ले लेंगे, कोई प्लॉट वापस ले लेंगे, कोई मतलब ये कि जो उसके बाद जो हाइप डेवलप हुई है उसके पेश नज़र ये सुई जो है वो लाइट पनिशमेंट की तरफ जाती हुई तो नज़र नहीं आ रही, नज़र नहीं आ रही है लाइट उसकी तरफ। बहुत शुक्रिया तलत हुसैन साहब हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, एक सी ब्रेक और उसके बाद ये जो कज़िया है टॉप सिटी का, उस कज़िया में एक टॉप का किरदार था, उस टॉप के किरदार से आपको मिलवाएंगे और उनके ज़रिए आपको बताएंगे कि असल कज़िया क्या था। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद आपको जरगे में। नाजरीन, जनरल फैज़ हमीद को टॉप सिटी केस में पकड़ा गया है, लेकिन टॉप सिटी के केस का एक टॉप का किरदार था जिसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। वो टॉप क्या किरदार हैं जनाब मोहसिन जमील बेग साहब। मोहसिन साहब, कुछ ना कुछ मुझे भी मालूम है कि ये टॉप सिटी का जब कज़िया शुरू हुआ तो इसमें आपका भी बड़ा किरदार था, तो ये कहानी क्या थी? हाँ सलीम भाई, वेरी इंटरेस्टिंग। एक्चुअली मुझे किसी ने बताया कि रात को एक ऑपरेशन किया गया टॉप सिटी के मालिक के घर में। मैं उनको उस वक्त तक जानता नहीं था, ना कभी मिला था। ठीक। और वहाँ से 17 बंदों को उठाया गया और वहाँ से जितना भी उनका कीमती सामान था, कैश था, ज्वेलरी थी, उनके बच्चों की, छोटे बच्चों के हाथों में जो ज्वेलरी थी वो भी उतार ली गई और वो सारा ऑपरेशन 17 लोगों को ले गए और कोई पता नहीं चला कि वो पुलिस थी, कौन था, क्या था। तो मेरे रिपोर्टर्स ने भी फाइंड आउट किया, तो जब पता चला कि ये काम फैज़ हमीद साहब का है तो मैंने वो स्टोरी नेक्स्ट डे फाइल कर दी, जिसके ऊपर वो लोग अभी बिल्कुल ISI में ही हैं। तो उन्होंने कहा कि जी ये आपने डायरेक्ट नाम लिख दिया। मैंने कहा ये ज्यादती है, कोई भी हो आप उसके घर में जाके इस तरह नहीं कर सकते। तो मैंने उसका सेकंड डे फॉलो अप भी दिया। तो जब फॉलो अप दिया तो नेचुरली उसमें MI ने पूछा हमसे कि जी क्या है, तो मैंने कहा जी ये पता करें लोग कहाँ गए, वो इतना बड़ा वाकया हो गया इस्लामाबाद जैसी जगह पे। तो फिर पता चला कि जो हमारे मौजूदा चीफ हैं उस वक्त DG MI थे, तो इन्होंने फिर उसमें इंटरवीन करके बाजवा साहब से बात करके इन लोगों को 3 या 4 दिन के बाद पिंडी की पुलिस के हवाले किया। तो इस ऑपरेशन की निगरानी क्योंकि फैज़ साहब कर रहे थे, तो वहाँ पे जब उनको पिंडी पुलिस के हवाले किया गया CTD के, तो वो इन लोगों की हालत बड़ी ख़राब थी, इन पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया था। तो वहाँ से ये रिमांड और इन्होंने कह दिया जी ये तो एक ऐसी तंजीम से तल्लक है और कुछ पुराने ग्रेनेड डाल दिए, कुछ ऐसी चीज़ें डाल दी। तो वहाँ से ये लोग जेल चले गए। जेल से इनकी जब बेल हुई तो तब मैंने पहली बार कंवर मुइज़ हैं जो उसके मालिक, उनको मैंने देखा। वो मेरे ऑफिस आए और उन्होंने आके स्टोरी बताई कि मेरे अंगूठों पे जो कि नज़र आ रहे थे और फिर जो सेंसिटिव पार्ट हैं वहाँ पे उनको करंट लगाए गए। सिर्फ डिमांड ये थी कि आप ये शेयर्स टॉप सिटी के मेरे भाई नजफ हमीद के नाम पे ट्रांसफर कर दें। अच्छा। तो ये तो उनका माशाल्लाह एक क्राइम है या एक उनका है। उन्होंने तो उनकी तो लिस्ट बहुत लंबी है उनके क्राइम की, फैज़ हमीद साहब की,
अच्छा, ये बाकी टॉप क्राइम्स का तो भी जिक्र करते हैं, लेकिन ये किस बुनियाद पे टॉप सिटी का सिलेक्शन उन्होंने किया ताकि वो उनके भाई का नाम लिखा जाए? बिल्कुल ठीक है जी। उसके बाद जो बात पता चली कि इसके जो ओरिजिनल मालिक थे वो दो बहन भाई थे। एक बहन जुबैदा के नाम से है मेरे ख्याल में, वो शायद यूके बेस है, और जो उनके भाई थे जो पाकिस्तान में थे, उसका तो ये कहा गया कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। कंवर मोइज साहब पहले वहां पे जॉब करते थे, फिर वो खातून क्योंकि यूके बेस थी तो उसने इनको जनरल पावर ऑफ अटर्नी एम्बेसी के जरिए दे दी, और जो भी पैसे वैसे लाइबिलिटीज थी वो कंवर मोइज के जिम्मे डाल दी। जब वो सोसाइटी चल गई या बन गई तो उस खातून ने, यूके वाली ने आके एप्लीकेशनें देनी शुरू करी, जी ये तो मेरी है। तो हालांकि उसकी मेरे ख्याल में नहीं थी, वो दे चुकी हुई थी। वो उसने जब अप्रोच किया, या जो टॉप सिटी के कोई एक्स एम्प्लॉइज थे तो उन्होंने उस औरत को साथ मिला के, आई डोंट नो आईएसआई या फैज साहब या किससे उन्होंने बात की, तो इन्होंने समझा कि ना उसकी ये हमारी, ठीक है ना जी। अच्छा। तो ये तो जिस तरीके से फैज साहब ऑपरेट कर रहे थे, मतलब ये तो कोई कानून को आइन को ज़ाब्ता कोई अखलाक उस किसी चीज को मानते ही नहीं थे। तो उस वक्त तो फैज साहब की मर्जी के बगैर कोई काम नहीं हो सकता था, तो मुइज साहब की जान कैसे छूटी पे? मैं आपको बताऊं कि वो, क्योंकि हमारी जब खबरें तवातर से लगी तो उसमें जो मौजूदा चीफ हैं ये डीजीएमआई थे, तो इनके एक साहब, उनको आप भी जानते हैं, वो उन्होंने कहा कि इनको इनकी फैमिली जरा बता दे कि क्या हुआ उस दिन। तो वो आए, मैंने इनके भाइयों को लाकिन को कहा कि आप अपना किस्सा बता दें। तो उन्होंने जनरल बाजवा को कहा कि ये फौज के लिए बहुत ही बदनामी का बायस है कि आप किसी को इस तरह उठा लें, तो अगर कोई क्राइम है तो पुलिस को दें। तब इनकी जान, अब जान उन्होंने छोड़ी नहीं। फिर फैज साहब ने इनका केस, एक जाली केस बना के मनी लॉन्ड्रिंग का एफआईए को दे दिया। अच्छा। वहां से भी बचत उस बेचारे की हुई क्योंकि वो इन्वॉल्व नहीं था। उसको छोड़ा नहीं इन्होंने, बहुत देर तक ये उसके पीछे रहे कि ये मैंने सोसाइटी लेनी है। लेकिन देखिए अल्लाह के काम भी हैं, उसने कोई नए काम किया होगा, वो बच गया इसके हाथ से। ये कर्नल नईम जिसका जिक्र अभी आ रहा है, अरेस्ट है, ही वाज द मेन कैरेक्टर। फिर वो जो गफार है ब्रिगेडियर, ही वाज आल्सो इन्वॉल्व। इन्होंने फिर उससे, जब हाफिज साहब जो मौजूदा चीफ हैं, ये जब डीजी आईएसआई बन गए तो इन्होंने इंक्वायरी खुलवाई। तो इंक्वायरी में ब्रिगेडियर नईम भी और ब्रिगेडियर गफार भी इन्वॉल्व थे। तो इंक्वायरी में इन्होंने पहले कंवर मुइज से बात की कि हम जो हमारे हिस्से में पैसे थे वो आपको वापस कर देते। तो उसने कहा नहीं, मैं नहीं लेता। फिर इन्होंने कहा कि अच्छा, वो हमने एक चैनल बना रहे हैं, आप उसमें डोनेट कर दें और इंक्वायरी में बता दें कि हमने कुछ नहीं किया। तो उसने कहा ऐसा नहीं करूंगा मैं, क्योंकि के बच्चों के साथ भी ज्यादती की, उसको जो कुछ तशद्दुद उसके साथ किया गया। तो लेकिन वो जो इंक्वायरी सलीम भाई हो रही थी, उसी दौरान मौजूदा आर्मी चीफ का तबादला हो गया डीजी आईएसआई से कोर कमांडर गुजरांवाला, और फैज साहब वापस आ गए साजबाज करके बुशरा बीबी के साथ। और जब वापस आ गए तो ये दोनों ब्रिगेडियर्स फिर पावरफुल हो गए। नहीं, बुशरा बीबी के साथ साजबाज, वो जो या जुबैदा बीबी के साथ? नहीं, जो उनकी ट्रांसफर आईएसआई में हुई, ये अच्छा। प्रमोट तो हाफिज साहब भी और फैज साहब ऑलमोस्ट इकट्ठे हुए थे एज ए लेफ्टिनेंट जनरल। ठीक। तो हाफिज साहब आके लगे थे डीजी आईएसआई और फैज साहब लगे थे एजी एडिटर जनरल। ठीक। अच्छा, ये जो आईएसपीआर के प्रोसीजर में दूसरी बात है, वो आफ्टर रिटायरमेंट पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है और डिसिप्लिन की वायलेशन है। इस बारे में आपको कोई मालूमात थी कि जनरल फैज साहब इस दौरान क्या कर रहे थे? सारा कुछ ही ये कर रहे थे सलीम भाई। इन्होंने जो अपने, देखिए किसी भी अदारे का, खासकर अगर आप किसी इंटेलिजेंस अदारे के हेड हैं और आपके जो उस अदारे के बेस पे तल्लकात बनते हैं वो उस अदारे के हैं। लेकिन फैज साहब ने वो तल्लकात सारे अपने जाती तल्लकात में कन्वर्ट कर लिए। जब ये आईएसआई से गए तो ये सबको ये बावर करवाते रहे कि आप फिक्र ना करें, मैं एज ए चीफ आ रहा हूं। और इनका रास्ता ऑलमोस्ट साफ था, लेकिन अल्लाह को शायद मंजूर नहीं था।
और इन्होंने जब रिटायरमेंट हो गई तो इन्होंने उन तल्लकात को उसी तरह इस्तवार रखा और मौजूदा जो आईएसआई है या उसके जो चीफ हैं उन लोगों की बात कोई मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सोर्स जितने थे, मैं आपको क्लियरली बताता हूं कि जुडिशरी में अब तो जजेस जो हैं वो लेटर भी लिख रहे हैं कि जी इन्वॉल्वमेंट, ये सारे लोग उनके साथ अटैच थे। ये मुज़ाहिर अली नकवी साहब, एजाजुल अहसन साहब, ये सारे। और आप देखिए जैसे ही इमरान खान की हुकूमत गई तो उन्होंने टफ टाइम देना शुरू किया। जो 16 महीने की पीडीएम की गवर्नमेंट बनी, पहले दिन ही ऑर्डर कर दिए कि एफआईए में कुछ तब्दीली नहीं हो सकती। भाई नई गवर्नमेंट आई है, वो इमरान खान के लगाए हुए लोगों के साथ तो काम नहीं करेगी। तो ये फैज साहब ने अपने वो सारे लिंक्स इस्तेमाल किए और आईएसआई को एक किस्म का क्रिपल करके रख दिया कि इनकी कोई बात ना माने, और सारे तल्लकात जो आईएसआई की बेस पे बने थे वो अपने साथ ले गए। इसके बाद आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब और उनकी जमात को कोई नुकसान हुआ इस मामले से? नुकसान आप देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो 9 मई का वाकया है या जो भी पीछे से ये इनके फैज साहब की जो एडवाइजेस थी, ये इमरान खान तो देखें आप थोड़ा सा नेक्सस देख लीजिए कि इमरान खान, फैज एंड बुशरा बीबी, ये फैज साहब बहुत इन्फ्लुएंस करते थे बुशरा बीबी को, और बुशरा बीबी का इन्फ्लुएंस इमरान खान पे बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो इन्होंने तो मतलब एक गेस्टापो टाइप पॉलिटिकल पार्टी को बना दिया और रियासती इदारों पे चढ़ दौड़े। और मैं बारहा ये कह चुका हूं कि ये जो 9 मई है, ये खाली इमरान खान की सोच नहीं है कि आपने सिक्योरिटी इदारों की इंस्टॉलेशंस पे हमला कर देना है। और फिर ये उससे पहले इसके 2-3 पार्ट हैं। ये एक पार्ट है इंटरनेशनली, जो चाहते हैं क्योंकि पाकिस्तान मिलिटरीली बड़ा स्ट्रांग है, तो उन्होंने कहा कि इसकी जो मिलिट्री है उसको अटैक किया जाए। और उसके ऊपर फैज साहब ने उनको बताया कि आप ऐसे ऐसे करें, इनके नाम लें। देखिए जब भी आप किसी सिक्योरिटी इदारे के या किसी जज का नाम लेते हैं, आपने देख लिया इन्होंने जजेस को किस तरीके से सोशल मीडिया पे ऐसा इमोशनल ब्लैकमेल किया कि अगले छोड़ गए बाकियों का साथ और इंसाफ करना भी छोड़ गए। इसी तरह जब जर्नल्स और सिक्योरिटी इदारों पे आप अटैक करते हैं तो नेचुरली वो अपनी सफाई आके तो टीवी पे नहीं दे सकते। उनकी भी फैमिलीज हैं, उनका भी आगे कैरियर है, चाहे वो झूठ है या सच है वो बेचारे डिनाई नहीं कर सकते। तो फैज साहब ने ही इनको 9 मई के ऊपर बताया होगा। मेरे पास एग्जैक्ट वो इंफॉर्मेशन डिटेल नहीं है, लेकिन आप देख लीजिएगा अगर ये थॉरोली इन्वेस्टिगेट हुआ तो आपको पता चल जाएगा कि आफ्टर रिटायरमेंट जो इनकी एक्टिविटीज थी वो यही थी कि लोगों को मौजूदा रजीम, सिविलियन और एस्टेब्लिशमेंट, आई मीन फौज की जो क़यादत है उसके खिलाफ उकसाना। ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब मोहसिन जमील बेग साहब। नाजरीन, इसके साथ ही आज के जरगे का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। सलीम साफ़ी और जरगा की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।